नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जीके मेनिया के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ों के बारे में सिंधु सभ्यता के चर्चा किया था और आज हम उसकी धार्मिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में मातृदेवी, अग्नि देवी, पशुपतिनाथ या पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। इनफैक्ट हम कहें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की जाती थी और इसका प्रमाण हमें हड़प्पा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हड़प्पा के क्षेत्र से प्रमाण मिला है इसका, बल्कि हमें कई और जगहों से भी मातृदेवी के प्रमाण मिले हुए हैं और इससे हमें थोड़ा इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि समाज जो था सिंधु सभ्यता का वो मातृसत्तात्मक था और परिवार की मुख्य स्त्री हुआ करती थी। यहाँ पे हम अग्नि की भी देखें पूजा, तो अग्नि की पूजा यहाँ पे भी देवी के रूप में हो रही है, यानी अग्नि जो देव हम बोलते हैं उसे यहाँ पे अग्नि देवी के रूप में पूजा किया जाता था और इसके प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगा के क्षेत्र से मिलते हैं। पशुपतिनाथ या पशुपति शिव का मुहर मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो हम यदि बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति, लिंग, योनि, मातृदेवी, अग्नि देवी तथा पशुपतिनाथ या पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। इसके अलावा इनके द्वारा सर्प की भी पूजा की जाती थी, लेकिन इनके द्वारा सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। यानी कि क्वेश्चन यदि आता है कि किसकी पूजा सिंधु सभ्यता के लोग नहीं करते थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, विष्णु की पूजा इसमें नहीं होती थी। और पशुपतिनाथ का मुहर यानी कॉइन की हम यदि बात करते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कॉइन यूज नहीं करते थे, सिक्का यूज नहीं करते थे, लेकिन मुहरों की संख्या इतनी ज़्यादा है जिससे पता चलता है, यह अनुमान लगाया गया कि जो मुहरें होती थी उसका प्रयोग ही इनके द्वारा सिक्के के तौर पर किया जाता था। तो पशुपतिनाथ का मुहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिस पर 5 पशु का चित्र बनाया गया है। वो 5 पशु कौन से थे, तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण। ये 5 पशु का चित्र हमें पशुपतिनाथ के या पशुपति शिव के मुहर से प्राप्त हुआ है। जो मोहनजोदड़ो अर्थात पाकिस्तान का जो इलाका है मोहनजोदड़ो, वहाँ से जो मुहर मिला है उस पर ये 5 पशुओं का चित्र मिलता है। लेकिन यदि हम चित्रों की संख्या गिनेंगे तो वो चित्रों की संख्या मिलती है 6, क्योंकि जो हिरण का चित्र बना है वो एक बार न होकर के 2 बार बनाया गया है। इस वजह से चित्रों की संख्या तो 6 है, लेकिन पशुओं की संख्या यदि हम काउंट करें तो पशुओं की संख्या 5 मिलती है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, चक्र तथा क्रास संभवतः सिंधु सभ्यता की ही देन है, क्योंकि कई स्थल ऐसे हैं, कई सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल ऐसे हैं जहाँ से इसके प्रमाण हमें यानी स्वास्तिक चिन्ह, चक्र और क्रास के प्रमाण हमें मिलते हैं। आगे हम समाधान या समाधिकरण के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता में 3 तरीके अपनाए जाते थे, दाह कर्म, पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान। ये तीनों तरीके उस समय अपनाए जाते थे जो अंत्येष्टि संस्कार होता था उसके लिए। और दाह कर्म की यदि हम बात करें तो दाह कर्म में सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा जो डेड बॉडी होती थी यानी मरा हुआ व्यक्ति होता था उसे जला दिया जाता था और फिर जो उसकी अस्थियां बचती थी उसे इनके द्वारा दफनाया जाता था, जैसा हिंदू समाज में किया जाता है। लेकिन अभी हिंदू समाज में डेड बॉडी के जलने के बाद उसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता, विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन उस समय क्या होता था, उनके द्वारा उन अस्थियों को दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधान या समाधिकरण की हम बात करते हैं तो इसमें मरे हुए शरीर को या डेड बॉडी को पूरी तरीके से दफनाया जाता था और साथ ही साथ जो उनकी प्रिय चीज़ें होती थी उनके साथ कब्र में दफना दी जाती थी। आंशिक समाधान की बात करते हैं या समाधिकरण की, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस आंशिक समाधान के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के लोग मरे हुए शरीर को जंगलों में छोड़ देते थे और
पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष हिस्से को इनके द्वारा ला करके दफनाया जाता था। पूर्ण शवाधान के अंतर्गत एक युगल शवाधान की हम बात करते हैं, जिसमें एक ही कब्र में 2 शवों को यानी 2 डेड बॉडी जो होती थी उससे दफनाया जाता था। और लोथल तथा कालीबंगा से हमें युगल शवाधान के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा आदमी तथा कुत्ते को एक ही कब्र में रोपड़, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पंजाब के इलाके में। तो आदमी तथा कुत्ते को एक ही कब्र में रोपड़ अर्थात पंजाब के क्षेत्र में दफनाया गया है। और यदि हम मोहनजोदड़ो स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां से किसी भी कब्रिस्तान के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। इसमें अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आंसर देकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि की, तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर या अवाचनीय थी। इन तीनों आंसर जो हैं ये अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। और उसमें भाव चित्रात्मक के लिए कहीं चित्राक्षर दिया था तो कहीं अवाचनीय दिया था। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम चित्राक्षर या अवाचनीय भी कहते हैं। और इसमें 64 मूल चिन्हों को मिलाकर कुल 400 अक्षर शामिल हैं, जिसे हम ब्रुस्टोफिडियन लिपि या ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं। जिसमें पहली लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें पहली लाइन दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट और दूसरी लाइन बाएं से दाएं के क्रम में लिखते हैं। यानी कि हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट लिखेंगे, फिर राइट से ही लेफ्ट लिखेंगे, जब तक कि उनका पूरा पैरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इस लिखने के तरीके के जो तरीके हैं उसे हम ब्रुस्टोफेडन या ब्रुस्टोफिडियन लिपि के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा अपनी लिपि में किया जाता था। और जो चित्र होते थे वही उनके भाव होते थे, इसी वजह से इसे भाव चित्रात्मक कहा गया। और वही चित्र इनके अक्षर हुआ करते थे, इस वजह से इसे चित्राक्षर कहा गया। और चूंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से इसे अवाचनीय कहा गया, यानी इसे वाचित नहीं किया जा सका है। आगे हम बात करते हैं मुहर के बारे में, यानी मुद्रा के बारे में, कॉइन के बारे में। तो वैसे मुहर के लिए सील हम कहेंगे, लेकिन मुद्रा के लिए कॉइन यूज करेंगे। तो मुहर या मुद्रा की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी पत्थर यानी स्टेटाइट की बनी होती थी। इन मुद्राओं का आकार आयताकार और वृत्ताकार हुआ करता था और इन मुद्राओं में छिद्र भी बने होते थे। इन मुद्राओं पर कुबड़ वाले बैल या एक श्रृंगी बैल का चित्र यानी कि एक सींग वाले बैल का चित्र सर्वाधिक मिलता है। यदि हम बात करते हैं हड़प्पा प्लेस की, तो हड़प्पा से हमें एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर एक गरुड़ पक्षी को अपने पंजे में सर्प लिए हुए या सर्प को दबाए हुए उड़ता हुआ दिखाया गया है। अब तक लगभग 2000 की संख्या में हमें सिंधु सभ्यता से संबंधित मुहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनमें से सर्वाधिक मुहरें जो हैं यानी कि अधिकांश मुहरें हमें मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, वो लगभग 500 की संख्या में हैं। अब बात करते हैं बाट की यानी कि बटखरे की। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक बाट चर्ट पत्थर के बनाए गए थे, यानी चर्ट पत्थर के बने थे। और ये बाट 16 के गुड़ज में, यानी इनका रेशियो 16 का होता था, 16 के गुड़ज में बने थे। जैसे 16 की बात कर लें हम, उसके बाद 32, 64, इस तरीके से इस रेशियो में ये
बटखरे यानी बाट इनके बनाए गए थे। आगे मनका बीड्स, सीधी सीधी हम बात करते हैं मनका अर्थात बीड्स की, तो इसे हम आर्टिफिशियल मोती कह सकते हैं, क्योंकि यह मोती के जैसा ही दूसरी चीज़ों से बनाया गया दूसरे प्रकार का मोती होता है। यानी मोती जो सीप से हमें समुद्र से प्राप्त हुआ उसे मोती हम कहेंगे, लेकिन उसी शेप में उसी मोती की तरह किसी और चीज़ से यानी सोना चांदी या फिर और चीज़ों की मोती बनाई गई, उसके लिए मनका या बीड्स का प्रयोग करते हैं। तो इन बीड्स का यानी मनके का प्रयोग इनके द्वारा आभूषण के तौर पर किया जाता था, और मनका बनाने का कारखाना हमें लोथल और चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। वहीं धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ से हमें इन मनकों में छेद यानी होल करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं या मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो इनके इनकम के सोर्स सिंधु सभ्यता में कृषि, पशुपालन और व्यापार इनके आर्थिक स्रोत थे या प्रमुख स्रोत थे। हम पशुपालन की यदि बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पशुओं को पालते थे, और लेकिन इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये अलग बात है कि हमें कई स्थलों से जैसे मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा के क्षेत्र से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, दांत और हड्डियां यानी के अवशेष मिले हैं, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस पशु की जानकारी नहीं थी, तो वहाँ पर घोड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशुओं को इनके द्वारा पाला जाता था। इसके अलावा इनके द्वारा भेड़, बकरी, सुअर, कछुआ तथा घड़ियाल के मांस का प्रयोग खाने के तौर पर भी किया जाता था। अब हम बात करते हैं इसमें दो चीज़ों की। यहाँ पर हमने गाय के बारे में चर्चा नहीं किया, गाय का चर्चा नहीं किया, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कोई भी ऐसा आकार या मूर्ति या आकृति हमें नहीं प्राप्त हुई है जो गाय की आकृति को संबोधित करती हो, लेकिन इस संस्कृति में कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंगी बैल अपना विशेष महत्व रखता है। लेकिन हम बात करते हैं कि यदि गाय नहीं होगी तो हम बैल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोनों जेंडरों का होना अति आवश्यक है। फिर भी इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता है, प्रमाण जिस आधार पर मिलते हैं इतिहास के बारे में उसी आधार पर चर्चा की जाती है। तो इस संस्कृति में यानी कि इस सिंधु सभ्यता में हमें कोई ऐसी आकृति या फिर कोई ऐसा मुहर या कोई ऐसी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है जिस पे गाय का संबोधन हो, यानी गाय की आकृति बनी हो। फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को गाय के बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि इस संस्कृति में कुबड़ वाला बैल या एक सींग वाला बैल विशेष महत्व रखता है, तो इनको गाय के बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन इन्हें घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम बात करते कृषि के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य रूप से 9 प्रकार के फसलों की पहचान थी। गेहूँ, जौ, चावल, कपास, खजूर, तरबूज, सरसों आदि इनकी प्रमुख फसलें थी। और इनकी सबसे प्रमुख फसल सिंधु सभ्यता के लोगों की सबसे प्रमुख फसल गेहूं थी। चावल का सर्वप्रथम प्रमाण हमें लोथल अर्थात गुजरात के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। वहीं धान के छिलके के अवशेष अर्थात चावल की भूसी का ढेर या धान की भूसी का ढेर हमें रंगपुर के क्षेत्र से अर्थात गुजरात के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है या बरामद हुआ है। आगे हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में
सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा खेत की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बने हल का खिलौना हमें, अर्थात मिट्टी का एक खिलौना हमें प्राप्त हुआ है जो हल की आकृति में बना हुआ था, यानी कि वो हल का मॉडल था। इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में खेतों की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था और इस हल का मॉडल या खिलौना हमें बनावली नामक क्षेत्र से, जो कि हरियाणा में पड़ता है, प्राप्त हुआ है। वहीं सिंधु सभ्यता के लोगों को दाल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को किस फसल के बारे में जानकारी नहीं थी, तो दाल। और व्यापार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में पूरा का पूरा व्यापार वस्तु विनिमय अर्थात आदान प्रदान पर होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी या ली जाती थी। और पूरे के पूरे व्यापार में दिलमुन नामक क्षेत्र यानी बहरीन बिचौलिया की भूमिका निभाता था, यानी कि इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता था दिलमुन नामक एरिया। और मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है, या मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए हुआ है। आगे हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषता थी। तो इसमें सबसे पहला प्लेस आपका हड़प्पा आ जाता है। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी अर्थात साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और इस हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसर्स नामक व्यक्ति के द्वारा 1826 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले हड़प्पा प्लेस के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में चार्ल्स मैसन या चार्ल्स मैसर्स के द्वारा 1826 में बताया गया था, लेकिन इसके बारे में किसी ने ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 ईस्वी में जनरल कनिंघम नामक व्यक्ति के द्वारा इस हड़प्पा पुरा स्थल का सर्वेक्षण किया गया और यहाँ से कुछ पुरा वस्तुएं यानी कि प्रमाण इकट्ठा किए गए, कुछ साक्ष्य जो है वो इकट्ठा किए जाते हैं। और फिर बाद में देखा जाता है कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के क्षेत्र में रेलवे लाइन, यानी कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक व्यक्तियों के द्वारा यहाँ से प्राप्त जो ईंटें थी, यानी कि खंडहर के जो पुरावशेष थे, इन ईंटों का प्रयोग, इन खंडहरों के ईंटों का प्रयोग इनके द्वारा रोड़ा यानी कि ब्रेकर बनाने में यूज किया गया, जिसकी वजह से कई खंडहर जो हैं उसके प्रमाण समाप्त हो जाते हैं। फिर 1912 ईस्वी में J.S. फ्लीट नामक व्यक्ति के द्वारा यहाँ से प्राप्त जो पुरावशेष थे, यहाँ से यानी हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों सामग्रियों पर एक लेख प्रस्तुत किया गया। फिर भी जनरल कनिंघम और फ्लीट ये दोनों व्यक्तियों द्वारा हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को या पुरातात्विक महत्व का मूल्यांकन करने में असफलता ही देखने को मिलती है। फिर बाद में 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल नामक व्यक्ति या जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन कराया जाता है। चूँकि ये नॉलेज में पहले ही आ चुका था, लेकिन जॉन मार्शल के निर्देशन में बहुत बड़ा काम दयाराम साहनी के द्वारा वहाँ पर किया गया, हड़प्पा पर किया गया, और वहाँ से यानी हड़प्पा पुरा स्थल से कई पुरावशेष प्राप्त किए गए, जिसकी वजह से कहा गया कि हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से जो पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं वो हैं फसल दबाने के चबूतरे। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा के क्षेत्र से जो वहाँ का उत्खनन हुआ, उस क्षेत्र से हमें पत्थर के बड़े बड़े पार्ट जैसे चक्की में लगे होते हैं, वैसे बड़े बड़े पार्ट हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें डाल करके फसलों को अलग किया जाता था। इसके अलावा मातृ देवी की प्रतिमा, उर्वरता की देवी की प्रतिमा। उर्वरता की देवी की प्रतिमा का मतलब ये है कि हड़प्पा के क्षेत्र से हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से
एक पौधा निकला हुआ है, इस वजह से इसे उर्वरता की देवी माना गया। इसके अलावा R37 कब्र यानी एक कब्र प्राप्त हुआ जिसे R37 नाम दिया गया। इसके अलावा गेहूं तथा जौ के प्रमाण, 2 कतारों में श्रमिक बस्तियां यानी लेबर टाउनशिप प्राप्त हुआ। इसके अलावा हड़प्पा से पीतल का बना इक्का, गरुड़ द्वारा अपने पंजे में सांप को दबाए हुए उड़ता हुआ दिखाया गया। मुहर, कांसे का दर्पण, कांसा जो है वो टिन और तांबे को मिलाकर के बनता है, तो कांसे का दर्पण। इसके अलावा अन्नागारों की 2 पंक्तियां यानी 2 पंक्तियों में अन्नागार के प्रमाण मिले और दोनों तरफ यानी दोनों पंक्तियों में 6-6 अन्नागार बने थे। इसके अलावा एक और समाधि जिसे समाधि एच का नाम दिया गया है, जिसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था, यानी 1934 ईस्वी में हड़प्पा के क्षेत्र से एक समाधि एच प्राप्त हुई, लेकिन इस एच समाधि का संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। दूसरे प्लेस की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। इस मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ से कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, पुजारी या योगी की मूर्ति, हाथी का कपालखंड, गले तांबे का ढेर यानी गला हुआ तांबा था उसका अंबार लगा हुआ प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सीप की बनी पटरी, महाविद्यालय भवन यानी कि एक विशाल भवन बना है जिसे महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है, और कुम्हारों के 6 भट्टे यानी कि बड़े बड़े भट्टे प्राप्त हुए हैं जिसमें चीज़ों को पकाने का काम किया जाता था, जैसे ईंट हो गया या फिर और चीज़ें हो गई। घोड़े के दांत, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घोड़े के दांत के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन हमने पशुपालन के क्षेत्र में चर्चा किया था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो है घोड़ा, क्योंकि पूरे घोड़े के अवशेष हमें इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि केवल घोड़े के दांत के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं और गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के प्रमाण। इसके अलावा फेयंस की बनी तकली जो सूत कताई का संकेत देती हैं, यानी तकली से हम सूत काटने का काम करते हैं, जो किससे बना था, फेयंस से बना था। अब फेयंस के बारे में हम चर्चा करें कि फेयंस क्या होता है। फेयंस क्या होता है, तो स्फटिक पत्थर के चूर्ण या रेत में गोंद मिला करके उससे जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसे फेयंस कहा जाता है, और उस पर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी जिसका कलर या जिसका रंग नीला या समुद्री हरा हुआ करता था। इसके अलावा चांदी के फूलदान का ढक्कन, सभा भवन और अन्नागार अर्थात भंडार गृह के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस मोहनजोदड़ो क्षेत्र से पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कुल 21 मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन इस क्षेत्र से कब्रिस्तान, किसी भी कब्रिस्तान के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर अन्नागार के बारे में फिर से चर्चा करेंगे हम कि हमने यहाँ पर आपके हड़प्पा के बारे में भी बताया कि हमें अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ऐसे पुरास्थल हैं, पुरास्थल थे सिंधु सभ्यता के, जहाँ से हमें अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन यदि आता है कि अन्नागार के प्रमाण किस पुरास्थल से सिंधु सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, तो वो आंसर हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ पर हड़प्पा प्लेस से 2 पंक्तियों में अन्नागारों के प्रमाण मिले हैं जिनकी संख्या 6-6 करके यानी कि 12 थी, और मोहनजोदड़ो से भी एक अन्नागार यानी कि भंडार गृह जिसमें अन्न रखे जा सकते थे, इसके प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं।
इनफैक्ट ये सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत भी थी या सबसे बड़ा भवन भी हुआ करता था, क्या? विशाल अन्नागार। और मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मुर्दों का या मृतकों का टीला होता है, यानी इसे माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है। तो क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो शब्द है, इस शब्द का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का या मुर्दों का टीला होता है, न कि मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से हमें बहुत सारा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, इस वजह से हम इसे मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। बल्कि मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है, जैसे लोथल शब्द का मतलब भी गुजराती भाषा में मृतकों का टीला होता है। आगे थर्ड प्लेस की हम बात करेंगे तो तीसरा प्लेस हो जाता है इसका चन्हुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और चन्हुदड़ो की सबसे पहले खोज, सर्वप्रथम खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन 1934 ईस्वी में यहाँ पे 1935 भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हम 34 ही माने। तो इसका उत्खनन 1934 ईस्वी में मैके नामक व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है। और चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक नगर भी हुआ करता था, या यह एक औद्योगिक नगर था, किसका? सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता के स्थल चन्हुदड़ो से हमें गुड़िया निर्माण के कारखाने, यानी कि खिलौने बनाने के कारखाने, मनके के लिए भी हमने पढ़ा था कि बीड्स फैक्ट्री कहाँ से मिलती है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है। तो मनका बनाने का कारखाना हमें लोथल और चन्हुदड़ो से प्राप्त होता है। तो गुड़िया निर्माण अर्थात खिलौने बनाने के कारखाने हमें चन्हुदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक के प्रमाण, काजल के प्रमाण, कंघे और उस्तरा का प्रमाण भी चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसी चन्हुदड़ो से अलंकृत हाथी और मिट्टी का मोर, यानी अलंकृत हाथी यानी एक हाथी की मूर्ति मिली जिसको सजाया गया था। तो अलंकृत हाथी, इसके अलावा मिट्टी का बना हुआ मोर, झूकर तथा झांगर संस्कृति के अवशेष, वक्राकार ईंट यानी कर्व ब्रिक्स के एविडेंस हमें साक्ष्य हमें चन्हुदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा एक ईंट पर, यानी कि वो संभवतः ईंट हमें लग रहा है कि वो कच्चा रहा होगा और फिर उसे पका दिया गया होगा। तो ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का चित्र के प्रमाण भी हमें चन्हुदड़ो से ही मिलते हैं। मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियाँ भी हमें चन्हुदड़ो के क्षेत्र से प्राप्त हुई है, यानी कि जो पानी निकासी के लिए नालियों को बनाया गया था, वहाँ पर पाइपनुमा नालियाँ बनी हुई थी, ऐसा प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो के क्षेत्र से। अगले स्थल की बात करेंगे, पूरा स्थल की, तो वो है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव नामक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। लोथल से हम साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य कोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। कई मर्तबा यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पत्तन नगर कौन सा था, तो वो कौन सा नगर हो जाता है, तो लोथल हो जाता है। और आगे प्रमाण की बात करते हैं तो फारस की मुहर, बटन की आकृति वाली मुहर, 3 युग्मित समाधि, यानी कि लोथल के क्षेत्र से कुछ मुहरें ऐसी प्राप्त हुई हैं जो बटन के शेप में बना था, और 3 युग्मित समाधि यानी युगल समाधान के प्रमाण 3 की संख्या में प्राप्त हुए, यानी कि 3 ऐसे कब्र इस लोथल के क्षेत्र से मिले हैं जिसमें
दो डेड बॉडियों को दफनाया गया था। इसके अलावा अग्निकुंड के प्रमाण, इसके बारे में एक विशेष बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये हो जाता है क्वेश्चन का आंसर लोथल। लेकिन वही पूछता है कि अग्निकुंड की श्रृंखला हमें कहाँ से प्राप्त होती है, या फिर 7 अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो उसका आंसर हो जाता है कालीबंगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा पंचतंत्र के कहानी के प्रमाण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंचतंत्र के कहानी के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल। यानी पंचतंत्र में एक पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है जो गुप्त काल में लिखी गई थी, और उसी पंचतंत्र में एक चालाक लोमड़ी का एक चैप्टर मिलता है या जिक्र मिलता है। ऐसा ही कुछ चित्रांकन या प्रमाण हमें लोथल से मिला, जिसकी वजह से कहा गया कि यह पंचतंत्र के कहानियों के प्रमाण हो सकते हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र से हमें चूहेदानी के प्रयोग का प्रमाण, दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहुल, ठीक है, पैमाना तथा साहुल, ये स्केल लिखा है, ये पैमाने के लिए ही है, ये पैमाने के लिए होगा। तो दिशा मापक यंत्र, इसके अलावा हमें पैमाना यानी स्केल और साहुल के प्रमाण भी इसी लोथल के क्षेत्र से प्राप्त है। इसके अलावा इस लोथल से हमें रंगाई कुंड यानी कि बड़े बड़े मीडियम आकार के कुंड प्राप्त हुए हैं, या रंगाई कुंड प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रयोग शायद या संभवतः रंगों का प्रयोग करने के लिए किया जाता था, यानी कि उसमें कपड़े या फिर और भी चीज़ें रंगने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, उस कुंड का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमें इस क्षेत्र से धान अर्थात चावल और बाजरे के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्लेस की बात करते हैं, तो अगला प्लेस है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो वर्तमान समय में इस गंगानगर का नाम बदल करके हनुमानगढ़ जिला रख दिया गया है, और इसकी सर्वप्रथम खोज, सबसे पहले खोज अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। लेकिन इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन यानी कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और वी.के. थापर नामक व्यक्ति के द्वारा 1953 ईस्वी में कराया जाता है। और प्रमाण की यदि हम बात करते हैं तो कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण हमें प्राप्त हुए, यानी भूकंप का सबसे पहला प्रमाण हमें कालीबंगा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है, कहाँ से, तो वो हो जाता है कालीबंगा। जैसे एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मतलब गेहूं के साथ सरसों या फिर मटर के साथ सरसों उगाने के प्रमाण, ये डुअल कल्टीवेशन हो गया या मिक्स कल्टीवेशन हो गया। तो एक साथ 2 फसलों को उगाने का प्रमाण हमें मिलता है कहाँ से, तो कालीबंगा से। इसके अलावा जुते हुए खेत के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा की जो नालियाँ बनाई गई थी, यहाँ की नालियों से अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर अलंकृत ईंटों को यानी डिजाइनिंग ब्रिक्स को यूज किया गया था नालियाँ बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ से 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। पिछले स्लाइड में भी हमने चर्चा किया कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो अग्निकुंड के प्रमाण हमें मिलते हैं कहाँ से, लोथल से। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि 7 अग्निकुंड के प्रमाण या फिर अग्निकुंड की श्रृंखला या वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं, तो वो क्या हो जाता है, कालीबंगा। इसके अलावा इस कालीबंगा के क्षेत्र से अंडाकार कब्र जिससे प्राप्त एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिला है, अर्थात शल्य क्रिया का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। चूँकि जो बच्चे की खोपड़ी में छेद थे उसको बहुत सटीक तरीके से बनाया गया था, फिर उसके घाव भरने के भी एविडेंस मिलते हैं। इस वजह से कहा गया कि शल्य क्रिया का पहला साक्ष्य या पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हो जाता है कालीबंगा। और इस कालीबंगा शब्द का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के अगले पुरा स्थल की हम बात करते हैं तो वो है सुरकोटदा।
और सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज जगपत जोशी यानी जेपी जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में 1964 में की गई थी। यहाँ से इस पूरा स्थल से हमें एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें व्यक्ति की अस्थियां प्राप्त तो नहीं हुई हैं, लेकिन उसके प्रतीक स्वरूप एक कलश को दफनाया गया था या एक कलश रखा गया था। तो कलश समाधान के प्रमाण हमें या कलश समाधिकरण के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के विनाश के अवशेष या सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष भी हमें सुरकोटदा के स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें घोड़े की अस्थियां या घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। तो दो स्थल ऐसे हो गए जहाँ से हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। एक सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं और दूसरा मोहनजोदड़ो से, ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो के स्थल से हमें क्या मिलता है? घोड़े के दांत के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, घोड़े के दांत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें? ये घोड़े के दांत के प्रमाण हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। वहीं बात करते हैं हम घोड़े की अस्थियों की, तो घोड़े की अस्थियां या हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो हो जाता है सुरकोटदा नामक स्थल। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो हो जाता है घोड़ा, क्योंकि इसके दो प्रमाण जो है, एक जगह से दांत, दो पूरा स्थल है, एक स्थल से दांत मिलते हैं और दूसरे स्थल से हड्डियां। इस वजह से कहा जाता है कि इन्हें संभवतः घोड़े के बारे में सटीक तरीके से जानकारी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से इसका कहीं से भी चित्र नहीं मिलता है या किसी सिक्के पर इसका चित्र नहीं मिलता है। अगला प्लेस धौलावीरा, जो कि गुजरात के ही कच्छ जिले में भचाऊ के समीप स्थित है या भचाऊ में स्थित है, और इसकी खोज सर्वप्रथम जगपत जोशी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका खुदाई या इसका उत्खनन 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराया जाता है। और इस धौलावीरा के क्षेत्र से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं, यानी खेल मैदान के प्रमाण मिलते हैं या खुला मैदान का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा यहाँ से 16 तालाब या जल प्रबंधन के प्रमाण या उत्कृष्ट जल प्रणाली के प्रमाण या बांध के साक्ष्य हमें मिलते हैं धौलावीरा से। इसके अलावा धौलावीरा से हमें पत्थर के मकान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके विस्तार के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता 13 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला था। यदि डायरेक्शन के आधार पे हम बात करेंगे, यानी कि ईस्ट साइड में हम यदि इसकी बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता का पूरब में सबसे अंतिम प्लेस आलमगीरपुर था, जो कि मेरठ जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, और यह आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे स्थित है। और कहने का मतलब ये है कि पूरब की दिशा में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल आलमगीरपुर था। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम आलमगीरपुर के बाद उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वो सिंधु सभ्यता का स्थल हमें प्राप्त नहीं होता है। वहीं पश्चिम दिशा की यदि हम बात करते हैं, तो पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट साइड पे हम देखते हैं तो सोतकागिंडोर या सोतकांगेडोर हो जाता है, जो कि दास नदी के किनारे पड़ता है, बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में। वहीं हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो मांडा, सिंधु सभ्यता का नॉर्थ साइड में मांडा सबसे अंतिम स्थल है, और वो अखनूर ज़िले जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर हम साउथ की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता का दक्षिण में सबसे अंतिम पूरा स्थल या अंतिम स्थल दाइमाबाद या दैमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन के बारे में, कि सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन किस तरीके से हुआ। तो सिंधु सभ्यता के
पतन या विनाश का कोई सटीक एक प्रमाण नहीं मिलता है। इसके कई वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई होगी। इसमें दो चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लें तो जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें 7 स्तर अर्थात 7 लेयर्स हमें प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में जो लोग थे, यानी कि यह सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो की बस्तियां 7 बार बसी थी और 7 बार उजड़ी थी। यानी ये वहाँ पे लोग रहते थे, बाढ़ आई, वहाँ से लोग चले गए, पलायन कर गए। फिर जैसे स्थितियाँ सही हुई वहाँ पे फिर से लोग रहना प्रारंभ कर दिए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से लोग वहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य हुए होंगे। फिर जैसे ही कंडीशन अवेलेबल हुआ होगा उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बसे हुए होंगे। फिर कुछ समय के बाद बाढ़ आई होगी और वहाँ से लोग पलायन कर गए होंगे। तो ये 7 बार ऐसी प्रक्रिया हुई होगी जिसकी वजह से वहाँ से हमें 7 लेयर प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण से कहा गया कि ये बाढ़ के प्रमाण हैं और यहाँ पे बाढ़ की वजह से बस्तियाँ 7 बार बसी थी और 7 बार उजड़ी थी, और इसी वजह से कहा गया कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ होगा। वहीं मार्टिमस व्हीलर के डेफिनेशन पे हम यदि ध्यान दें तो मार्टिमस व्हीलर ने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाहरी आक्रमण के कारण हुआ या बाह्य आक्रमण के कारण हुआ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ठहराया आर्यों को। आर्यों ने आक्रमण कर इस सभ्यता को क्या किया, नष्ट कर दिया। तो मैं बता दूं आपको कि कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि कुछ इलाके में बाढ़ आई होगी और कुछ इलाकों में सूखा पड़ गया होगा, जिसके कारण से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो इन दोनों चीज़ों को यानी कि विनाश को हम दो परिभाषाओं के रूप में देखें, लेकिन यदि हम इसके बारे में बात करें इन परिभाषाओं के आधार पर तो दो चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा बाहरी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन अटैक, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सिंधु सभ्यता, और अगले टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि होगा वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।